नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2014 का पेपर। 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, बहुत सारे अभ्यर्थियों की यहाँ पे मांग थी कि सर इससे पहले जो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं वो पेपर सॉल्व कराए जाएँ। तो इससे पहले हम 2016 का जो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ था वो भी हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। और आज हम यहाँ पे 2014 में जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और आगे भी लगातार दोस्तों प्रत्येक संडे अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आयोग द्वारा कराए जाते हैं उत्तराखंड में वो आपको सॉल्व मिलेंगे। और नेक्स्ट वीक कौन सा पेपर सॉल्व चाहिए आपको वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कारक को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसमें आपको कारक पहचानना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों संबोधन कारक। देखो इसमें क्या है, जब भी हे हो अरे आता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। तो संबोधन करना, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो जब भी जिस वाक्य में अलगाव पैदा हो रहा है यानी अलग हो रहा है कुछ, तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, गिर रहा है यानी अलग हो रहा है। तो अलगाव जब भी उत्पन्न हो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पे होता है अपादान कारक। अलगाव हो या जहाँ पे तुलना हो, जैसे मैं सपोज एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, गीता सीता से अधिक सुंदर है। तो एक तो कारक की विभक्ति से आ गई, गीता सीता से अधिक सुंदर है, और यहाँ पे तुलना भी हो रही है, और तुलना का मतलब कुछ ना कुछ उनमें अलग है। तो यहाँ पे भी एक अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जहाँ पे से विभक्ति और अलगाव या तुलना देखने को मिलती है वाक्य में, वहाँ पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिकूल में यहाँ पे हो जाएगा प्रति उपसर्ग। उपसर्ग जो पहले लगता है और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है। तो प्रतिकूल में प्रति यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको यहाँ पे जो दिया गया है ये पढ़ना है। भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है। फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। तो इसमें आपको इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो विशाल निम्नलिखित में से है। तो देखो यहाँ पे भारत एक विशाल देश है। तो विशाल यहाँ पे मतलब भारत एक विशाल देश है। तो देश की विशेषता क्या है कि वो विशाल है। तो विशेषण हो जाएगा यहाँ पे विशाल। हाल ही में हमारी जो 2022 की सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको विशेषण और विशेषण पढ़ा रखा है, और लगभग कंटिन्यूस सीरीज चल रही है दोस्तों। 30 दिन में आपकी कंप्लीट वो सीरीज होने वाली है। शायद 13 लेक्चर उसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके साथ आप जरूर जुड़ें। और कांस्टेबल में जो हिंदी पूछी जाएगी 20 नंबर की, तो वो सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये पेपर तो वैसा पुराना है। ठीक है, तो ये तो इजी पेपर था, क्योंकि अब यूके पुलिस कांस्टेबल का पेपर करा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पेपर होगा वो थोड़ा टफ लेवल का बनेगा और अच्छे लेवल का बनेगा। तो इसलिए हिंदी का जो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी उसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा। और अगर आप हमारे उस सीरीज़ के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल निःशुल्क सीरीज़ है, यूट्यूब में मॉर्निंग सुबह 7 बजे वीडियो आ जाती है, तो उस सीरीज़ को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह निम्नलिखित में से क्या है। तो यह क्या होता है, यह होता है सर्वनाम। सी ऑप्शन हो जाएगा 5 का सही आंसर। 6 हो गया यहाँ पे। 6 क्वेश्चन है, सुंदर निम्न में से क्या है। तो सुंदर, देखो सुंदर क्या है, गीता सुंदर है, तो यानी सुंदरता क्या है, उसकी विशेषता है। सीता सुंदर है, तो विशेषण हो जाएगा यहाँ पे सुंदर। छठे का हो जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, छठे का बी ऑप्शन, विशेषण हो जाएगा सुंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबल बनाना होगा। तो बनाना होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिया हो जाएगा। 7वां का डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो यहाँ पे कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नलिन भी कमल का पर्यायवाची है, उत्पल हो गया, राजी हो गया। रसाल हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, क्योंकि रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है, वो है आम्र का या आम का। अब देखो कमल के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द जो
मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अरविंद हो गया या पुष्कर हो गया, ये एग्जाम में मुख्यतः पूछे जाते हैं। अंबुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, ये तो खैर नॉर्मल है, ये तो आप सभी जानते होंगे। और पर्यायवाची वाला टॉपिक भी मैं कंप्लीट आपको करा चुका हूँ, हिंदी व्याकरण कोर्स 2022 का, जो 30 दिन का कोर्स आजकल चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो, दिनकर भी है, आदित्य भी है, रवि भी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे उपरोक्त सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेय का विपरीत शब्द है। तो देखो, हेय का मतलब होता है जिससे घृणा हो, घृणित या तुच्छ हो जो। तो घृणित यानी जो घृणित व्यक्ति है उसे हम क्या नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसका विपरीत हो जाएगा ग्राह्य, जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करने जो योग्य है। तो हेय का विपरीत हो जाएगा ग्राह्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है। तो ओजस्वी का विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज। अब देखो, अन्य ऑप्शन है, मंद का विलोम है तो मंद का हो जाएगा तीव्र, और भीरु का विलोम हो जाएगा सूर या वीर। ठीक है, सूर हो जाएगा या वीर हो जाएगा भीरु का विलोम शब्द। तो मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आपको हर यहाँ पे जो ऑप्शन रहते हैं उसको समझाने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कपीस में कौन सी संधि है। तो देखो, यहाँ पे कपि धन ईस, क्या हो रहा है, कपि धन ईस, और ये बना है कपीस, बड़ी मात्रा, संधि मैंने समझा रखा आपको। तो जब भी बड़ी मात्रा बनेगी आ और ई और ऊ की, तो वहां पे सदैव कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। 12 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद है वो है मनः योग, मनः धन योग। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो पहले अगर आपको अलंकार समझना है तो पहले इस पंक्ति का आपको अर्थ समझना होगा। तो यहाँ पे देखो, लाली का अर्थ ज्योति से है, लाली मेरे लाल की, लाल का अर्थ यहाँ पे क्या है, भगवान से, ईश्वरीय शक्ति से है, ईश्वर से है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, यानी जो भगवान की ज्योति है वो क्या है, जहां भी देखो मतलब भगवान को एक लाल रूप में देखा गया है। यहाँ पे लाल क्या है, लाल तो एक रंग है, लेकिन यहाँ पे भगवान की जो लाली है वो एक ज्योति है, वो किस प्रकार की दिखाई गई, यहाँ पे लाल दिखाई गई है। तो लाली मेरे लाल की, जहां भी देखो वो क्या है, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। और उस लाली को अगर देखने में जब मैं गया, उस ज्योति देखने को जब मैं गया, तो मैं भी क्या हो गया, लाल हो गया, यानी मेरे अंदर भी ईश्वरीय भावना वहाँ पे क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकार कवि कहना चाहता है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जब भी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन। और इसमें अनुप्रास अलंकार में भी कौन सा अलंकार है, तो वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या का मतलब हो जाएगा यह, अनुरागी का मतलब हो जाएगा प्रेमी या प्रेम के रोग में जो बंधा हुआ है। चित्त का मतलब हो जाएगा मन से, की गति, और गति का मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्वभाव से या व्यवहार से। तो इस अनुरागी यानी प्रेम से जो बंधा हुआ मन है, उसकी गति यानी उसका स्वभाव और उसका व्यवहार कोई समझ नहीं सकता है। तो नहीं यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। तो विरोध का आभास जहाँ पे होता है वहाँ पे हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा रस है। तो वैसे अब जो यूकेट रस्सी का सिलेबस है, क्योंकि ये तो यूकेट रस्सी द्वारा नहीं कराया गया था, तो यूकेट रस्सी द्वारा दोस्तों इस बार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका रस छंद नहीं है, अलंकार तो है सिलेबस में। सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, और उसी सिलेबस के अनुसार आपकी हिंदी की क्लास आजकल कंटिन्यू चल रही है उत्तराखंड पुलिस और
पटवारी एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें रस आपको पहचानना है। हे जीजी वैस उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। तो इसमें हो जाएगा करुण रस। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लहि बुलाई, सदित स्नेह जाए दो भाई। तो यहाँ पे देखो प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, और जहाँ पे भी रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकोक्ति का आशय क्या है। देखो एक तो करेला, करेला कैसा होता है, कड़ा होता है, और ऊपर से नीम चढ़ा, नीम भी क्या होता है, कड़ा होता है। तो यानी पहले से तो कड़ा था और ऊपर से अब वो क्या हो गया, और कड़ा हो गया है। तो इसका हमें आशय मतलब इस लोकोक्ति का आशय क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बुरे से अधिक बुरा होना। यानी देखो पहले कड़ा था और उसमें नीम का पत्ता जब चढ़ा तो वो और कड़ा हो गया। यानी कड़ा क्या होता है, बुरा होता है, तो बुरे से अधिक बुरा होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा का आशय क्या हो जाएगा, बुरे से अधिक बुरा होना। क्वेश्चन नंबर 19 है। जिसके समान द्वितीय नहीं हो। तो द्वितीय नहीं है जिसके समान, यानी वो क्या है, अद्वितीय है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे को पहले अन्न खिलाना के लिए प्रयुक्त शब्द। तो जब बच्चे को सर्वप्रथम अन्न खिलाया जाता है तो उस संस्कार को कहा जाता है अन्नप्राशन। ए ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब देखो ये पुराना पेपर है दोस्तों, तो इसमें हिंदी ज़्यादा पूछी गई है, लगभग 30 नंबर की। लेकिन अब जो आपका पेपर होगा उसमें आपकी मात्र 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की। तो आपको अच्छे से हिंदी पे ध्यान देना है। 21वां है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखो अपने मरे बिना, यानी जब तक आदमी खुद नहीं मरा तब तक उसे स्वर्ग नहीं दिख सकता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। क्योंकि देखो जैसे कहते हैं कि वो स्वर्ग चला गया, नहीं चला गया, या कहीं और चला गया, तो हकीकत तभी पता चलती है आदमी को जब वो कहीं ना कहीं स्वयं मरेगा और उसके बाद वो वही जाने। तो यही है यहाँ पे उसका भी अर्थ यही है कि जब तक आदमी प्रयत्न नहीं करेगा तो वास्तविकता उसके सामने नहीं आती। बोलने के लिए तो कोई भी आसान से बोल देगा कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल दूंगा, मैं वो एग्ज़ाम निकाल दूंगा, लेकिन वास्तविकता तभी आती है जब वो प्रयत्न करता है, और तब उसे पता चलता है वो कितने नीचे पानी में है, या कितने उसका जो लेवल है, कितना स्तर उसका उठ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है। जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जा चुके थे। तो देखो यहाँ पे दो उपवाक्य हैं, लेकिन दोनों उपवाक्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। एक इसमें प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और दूसरा जो उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो जब भी ऐसा होता है, और ऊपर से यहाँ पे क्या है, उसके, जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जा चुके, उसके यहाँ पे योजक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्र वाक्य। जहाँ अब देखो उसके की जगह यहाँ पे कई वाक्यों में आपने जैसे देखोगा, जैसे वैसे जब तब यदि, इस प्रकार के योजक शब्द का प्रयोग जब भी होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। द्वारा शब्द में युक्त ध्वनियों यानी वर्णों का चयन कीजिए। तो देखो द्वारा यानी सबसे पहले दा आएगा और वाह, ठीक है। द्वा यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे लिखा है, द्वा धन आ, तो द्वा हो जाएगा, और रा धन आ तो रा हो जाएगा, द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा 23 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न में सही वाक्य का चयन कीजिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि मतलब बच्चे को काटना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को काट कर, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यानी काटना किसको है, फल को काटना है। बल्कि जो अन्य दो ऑप्शन थे ये ऊपर के, इसमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा था, बच्चे को काटने का, लेकिन काटना कौन है, फल काटना है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्न में से सही वाक्य का चयन कीजिए। सीता का चरित्र अच्छी है, ये तो गलत वाक्य हो जाएगा। सीता को चरित्र अच्छा है, सीता का अच्छा चरित्र है, या सीता का चरित्र अच्छा है। तो 25 का यहाँ पे जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी ऑप्शन, सीता का चरित्र अच्छा है। 26 है यहाँ पे, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना। आपने देखा होगा कई क्या खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं।
तो उसके लिए पूंजी लगानी पड़ती है, तो उसे कहते हैं निवेश, यानी इन्वेस्ट करना। 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 27वां है सांप्रदायिकता की। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखो सांप्रदायिकता की यहाँ पे लिखा जाएगा आग और देश में लगी हुई है। तो देखो पूरा वाक्य क्या बन रहा है, सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है उचित क्रम चुनिए। तो यहाँ पे आपको क्रम चुनना है, पहला ये है और अंतिम ये है। तो अब यहाँ पे पहले के बाद कौन सा आएगा, या आएगा, रा आएगा, ला या वा आएगा। तो 28 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा, उसके बाद आएगा वाह, यह हमें अलग अलग नहीं बनाती। सांस्कृतिक के अंतर्गत में अनेक समानताएं हैं। फिर आएगा या, इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है और यही विविधता में एकता है। और अंत में छठा आ जाएगा, यह हमारी एक बड़ी शक्ति है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 28 का सही आंसर। 29 है उचित क्रम को चुनिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप पढ़िए यहाँ पे। और इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको सोचने में, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वा या राला। तो लगभग इस पेपर में 29 क्वेश्चन हिंदी के थे, और इसमें शायद उत्तराखंड के बहुत कम क्वेश्चन है। वैसे 30वां क्वेश्चन है भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है। तो भारत की जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जबकि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, वो कौन थी, तो वो थी किरण बेदी। लेकिन पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी भारत की, वो है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। 31वां है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो ये यहाँ पे 2014 का पेपर था और ये आपका पुराना है। तो यहाँ पे जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वो है रितु खंडूड़ी। और रितु खंडूड़ी दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है, ये आपको विशेष तौर पर नोट करना होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, तो वो थी विजया बड़थवाल, विधानसभा महिला, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, तो वो थी विजया बड़थवाल। अंतरिम सरकार के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो प्रकाश पंत थे, जबकि निर्वाचित सरकार के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे यशपाल आर्य। लेकिन वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो वो है रितु खंडूड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडेडेंड्रॉन अर्बेरियम, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है तो वो है ब्रह्मकमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसुरिया ओवेलेटा। अब जबकि उत्तराखंड की जो राज्य तितली वो कौन सी है, क्योंकि 2016 में उत्तराखंड की राज्य तितली को घोषित किया गया था कॉमन पिकॉक को, तो कॉमन पिकॉक हो जाएगी उत्तराखंड की राज्य तितली। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी। तो बछेंद्री पाल जो कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही हैं, और इन्होंने 23 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। और उसके बाद 1984 में ही इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका था। फिर 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2019 में दोस्तों इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो टेक्सोलॉजिकल जो रिसर्च सेंटर है उत्तराखंड में वो हो जाएगा आपका रुड़की में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, उत्तराखंड में वर्तमान में वित्त मंत्री। तो ये 2014 का पेपर है। तो देखो यहाँ पे समझना आपको क्या है, अब ये प्रश्न तो बनेगा नहीं, लेकिन समझना आपको ये है कि इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, यानी उत्तराखंड का करंट भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं उत्तराखंड के वो है प्रेमचंद्र अग्रवाल, जिनके पास वित्त मंत्रालय है, साथ ही साथ इनके पास शहरी विकास मंत्रालय भी है। अब देखो क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि मंत्री कौन है उत्तराखंड के, तो वो है श्री गणेश जोशी। शिक्षा मंत्री कौन है, तो डॉक्टर धन सिंह रावत हैं। परिवहन मंत्री कौन है, तो परिवहन मंत्री हैं चंदन रामदास। और सिंचाई मंत्री कौन है, तो वो है सतपाल महाराज। वैसे दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है,
लेटेस्ट आंकड़े जून 2022 पर मैंने वीडियो भी बना रखी है, और साथ ही साथ यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स चाहिए 2020 और 2021 का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप उत्तराखंड संपूर्ण करंट अफेयर्स 2021 कंप्लीट और वर्ष 2022 जनवरी से लेकर जून तक का डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के सर्वाधिक प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। संयुक्त प्रांत के कितने थे? 55 प्रतिनिधि। उसके बाद मद्रास के थे 49 और उसके बाद बिहार के थे 36। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। 38 है यहाँ पे, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे ही भारत का विभाजन होता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, तो ये वाला क्षेत्र बंगाल का पाकिस्तान में चला जाता है, जिस क्षेत्र से बी आर अम्बेडकर निर्वाचित होकर आए थे। तो तत्कालीन जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान के, वो थे बी एन राव। उन्होंने तत्कालीन जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद, उनको चिट्ठी लिखी कि बी आर अम्बेडकर की सख्त जरूरत है संविधान सभा को। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई प्रेसिडेंसी के पीएम बीजी खेर को कहा कि भीमराव अंबेडकर को वहाँ से निर्वाचित होकर आना होगा मुंबई से। तो बीजी खेर एम आर जयकर एक सदस्य थे संविधान सभा के, उनका इस्तीफा लेते हैं और उनकी जगह फिर बी आर अम्बेडकर वो मुंबई प्रेसिडेंस से निर्वाचित होकर आते हैं। तो इस प्रकार से बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित होकर आए थे। लेकिन शुरुआत में कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ये आपको पॉइंट नोट करना होगा। 39वां है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार नहीं किया? ओह, ये सारे के सारे क्वेश्चन संविधान सभा के हैं। पुराना पेपर था तो पहले नॉर्मल पेपर बनते थे। खैर उस समय के लिए नॉर्मल नहीं थे दोस्तों, क्योंकि उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। क्योंकि अब लगातार वैकेंसी बीच में आती रहती है, भले पेपर में टाइम लगता है लेकिन कंपटीशन भी बहुत हो गया है, तो इसलिए आयोग टफ पेपर बनाता है। लेकिन उस टाइम आयोग द्वारा नहीं कराया गया था, तो इतना इजी पेपर इसीलिए आपको ये लग रहा है। इस प्रकार के प्रश्न अब एक ही टॉपिक से इतने सारे प्रश्न नहीं बनते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन संविधान सभा से ही बने हुए हैं। चलो खैर देखते हैं आगे। 39वां है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, तो इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। 40वां है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। 41वां है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? तो ये था यहाँ पे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 41 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई? तो भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा थी वो चुनी गई थी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 43वां है, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान सभा ने ही बनाया। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 44वां है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 को। और कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर। 296 सीटों पर ये चुनाव संपन्न कराया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में। तो कई बार इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे पहली बैठक होती है संविधान सभा की। और इसमें टोटल कुल सदस्य कितने भाग लेते हैं? 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। 46वां है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन या जो पहली बैठक ये आयोजित की गई थी
नई वो दिल्ली में। डी ऑप्शन हो जाएगा 46 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का उद्घाटन यानी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, क्योंकि ये उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इसलिए इनको एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको पहली बैठक में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। 48वां है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों संविधान सभा से ही बने हुए हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 49 है यहाँ पे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब फिर से बैठक होती है संविधान सभा की, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो एच.सी. मुखर्जी थे, वी.टी. कृष्णमाचारी थे, तो ये उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे बी.एन. राव। और सचिव कौन थे? एच.वी.आर. अयंगर। 51वां है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक ही तरीके के ये प्रश्न है। 52वां है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव से एक और प्रश्न बनता है कि संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो भी बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। और बी.एन. राव के इसी प्रारूप की समीक्षा करने के लिए या उसका विश्लेषण करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 53 है, याचिका विलेख यानी राइट्स जारी किए जाते हैं। तो देखो राइट्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिट्स जिसको हम बोलते हैं। तो रिट्स जारी की जाती है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन कौन सी रिट्स जारी की जाती है ये मैंने कंप्लीट दोस्तों आपको जो हमारी पॉलिटी वाली सीरीज है, क्योंकि पॉलिटी मैंने लगभग आपको आपके सिलेबस के अनुसार लगभग पूरी करा रखी है, उससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनेंगे, तो उसको आपको जरूर देखना है। प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54वां है, गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग। और उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं? 9 जनवरी को, ठीक है। और जब ये 9 जनवरी को लौटते हैं तो इस 9 जनवरी 1915 को ही लौटते हैं। तो इसी दिन भारत में, क्योंकि भारत दौरा था इनका, ये भारत में लौटे थे 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद 1917 में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो होम रूल अगर आंदोलन की हम बात करें तो होम रूल लीग की सर्वप्रथम स्थापना की जाती है 16 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा बेलगांव कर्नाटक में। और उसके बाद सितंबर 1916 को एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की जाती है मद्रास में। तो ये तीनों बी, सी और डी ऑप्शन है, जो एस सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट और बी.जी. तिलक, ये तीनों जुड़े थे होम रूल आंदोलन से, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 55 का सही आंसर। 56 है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1993 को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 यानी 1993 को 73वां संविधान जो संशोधन था उसको पूरे देश में लागू किया गया था। और इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1993 को संपूर्ण देश में ये
73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 में। 57 है, हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? कुओं का निर्माण का ज्ञान था, बिल्कुल था। नालियों का निर्माण, वहाँ पे नालियाँ देखी गई हैं। खंभों का निर्माण, तो मंदिरों के निर्माण का इनको ज्ञान नहीं था। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 58वां है, सर्वाधिक आधार कार्ड जारी करने में भारत का राज्य। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है और उस समय इसका सही आंसर था आंध्र प्रदेश। करंट का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो करंट के क्वेश्चन भी लगभग आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो पिछले 1-2 सालों के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। 59 है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है और इस अभिधम पिटक की रचना की गई थी तृतीय बौद्ध संगीत जब आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की गई थी मोगली पुत्तिस द्वारा। तो मोगली पुत्तिस द्वारा अभिधम पिटक की रचना की गई है और तृतीय बौद्ध संगीत में। और तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में। और किस स्थान पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का सही आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में शामिल नहीं थे। तो ये हो जाएगा, देखो दादा भाई नेहरू जी ये भी शामिल थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर और फिरोज शाह मेहता, ये तीनों शामिल थे। सुरेंद्र नाथ इसमें शामिल नहीं थे। 61वां है, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने दिया? शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने। ए ऑप्शन हो जाएगा 61 का सही आंसर। अब देखो, जो चतुर्थ बौद्ध संगीत जब आयोजित की गई थी तो उसमें संपूर्ण बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। और महायान जो यहाँ पे बौद्ध शाखा थी उसके नेता थे नागार्जुन। फिर महायान शाखा भी आगे 2 भागों में टूट जाती है, बंट जाती है, शून्यवाद और ब्रजयान शाखा। तो इस शून्यवाद शाखा को कौन मानते थे? नागार्जुन मानते थे और इन्होंने शून्यता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 62वां है, वह सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। तो फपून यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1 घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतरीय दूरी को पार करती है? तो पृथ्वी यहाँ पे लगभग 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतरीय दूरी को पार कर लेती है। 64वां है, कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो जो तृतीयक क्षेत्र है सर्वाधिक योगदान देता है दोस्तों भारत की जीडीपी में। यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसमें आते हैं आपके परिवहन क्षेत्र हो गया, अस्पताल, बैंक, पुलिस, शिक्षा, जो जॉब होती है। तो इतने सारे लोग जॉब करते हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र कौन से सेक्टर में या कौन से क्षेत्र में आ गया? तृतीयक क्षेत्र में आ गया। प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आ गया? जो प्रकृति पर डिपेंड करती है, जैसे कृषि हो गया, पशु, कुक्कुट पालन, उत्पादन। और द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं आपके निर्माण और पुनर्निर्माण या विनिर्माण। तो ये सारे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो सर्वाधिक योगदान भारत के जीडीपी में किसका है? वो है तृतीयक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 65 है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। तो रुपये का जो अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था वो किया गया था जुलाई 1991 को। जब 1991 को आर्थिक संकट आया था, तो आर्थिक संकट के दौरान रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। अवमूल्यन का मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट। और आर्थिक संकट से बचने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है कि मुद्रा की, जो उस देश की मुद्रा होती है, उसके मूल्य में गिरावट की जाती है, यानी अवमूल्यन किया जाता है। तो अंतिम बार ये जुलाई 1991 में किया था। 3 बार अब तक हो चुका है। सर्वप्रथम 1949 में हुआ था भारत की मुद्रा का अवमूल्यन, यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट। उसके बाद 1966 में और तीसरी बार 1991 में। 66 है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित नहीं है? किस सूची में सम्मिलित है? ठीक है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो यह है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में जो भी विषय रखे गए हैं उसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 67वां है, भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ स्थापित किया गया?
तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 68 है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। तो स्थगन द्वारा भी समाप्त हो सकती है बैठक, लेकिन स्थगन द्वारा कुछ समय के लिए ये समाप्त होती है, फिर से ये कुछ समय बाद शुरू हो सकती है। और स्थगन द्वारा जैसे शोर हो गया, शराबा हो गया, या अनुशासनहीनता हो गई बैठक में, तो इसलिए लोकसभा की बैठक को कुछ अल्प समय के लिए समाप्त किया जाता है। दूसरा है सत्रावसान। तो सत्रावसान यानी जब सत्र समाप्त हो जाता है तो बैठक तो अपने आप समाप्त होगी। और विघटन द्वारा, विघटन कब होता है? जब लोकसभा का कार्यकाल या तो पूरा का पूरा समाप्त हो गया है, या सरकार अल्प मत में हो और सरकार गिर चुकी है, तो भी लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तो लोकसभा की बैठक यहाँ पे तीनों माध्यमों से समाप्त हो सकती है। डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी सही आंसर। 69 है, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो फारसी में किसने लिखी है अपनी आत्मकथा? वो लिखी है जहांगीर ने। जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीरनामा या तुजुक ए जहांगीरी, ये फारसी में लिखी गई है। अब वैसे जो अकबर की जीवनी है अकबरनामा, वो भी फारसी में लिखी गई है, लेकिन वो स्वयं अकबर ने नहीं लिखी थी, वो लिखी थी अब्दुल फजल ने। तो इसलिए अकबरनामा वो आत्मकथा नहीं हुई। आत्मकथा यानी जो स्वयं लिखी जाती है। बाबरनामा आत्मकथा है जो स्वयं बाबर ने लिखी थी, लेकिन बाबरनामा तुर्की में लिखी गई थी, जो बाबर की यहाँ पे आत्मकथा है। और बाद में पायदा खान द्वारा अकबर के कहने पर बाबरनामा का अनुवाद कराया गया था फारसी में, लेकिन स्वयं जो फारसी में लिखी थी अपनी आत्मकथा, वो किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी। 70 है, केरल राज्य किसके लिए नहीं जाना जाता? तो केरल यहाँ पे नहीं जाना जाता है गन्ने के लिए, गन्ना का उत्पादन वहाँ पे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 72 है, निम्न 4 वेद में से किसमें जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण एवं ब्रह्म तत्व का वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद ये सबसे नवीन वेद है और इसमें आपको जादू टोना, जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण, ये सारे इन तत्वों का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, और इसमें देवीय स्तुति, प्रार्थना और मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ पाठ संबंधी मंत्र का उल्लेख मिलता है, साथ साथ ही गद्य और पद्य दोनों में है। और जो सामवेद है, इसको भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, 2013 में केंद्र द्वारा किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? तो जैनों को दिया गया यहाँ पे 2013 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा। 74 है, राष्ट्रीय युवा नीति की आयु कितनी है? तो राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार जो युवा वर्ग होता है उसकी जो आयु है वो है आपकी लगभग यहाँ पे 15 से 29 वर्ष। 74 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। 75 है, नचिकेत समिति का संबंध है? तो नचिकेत समिति का संबंध हो जाएगा बैंक से। साथ साथ जैसे चक्रवर्ती समिति हो गया, नरसिम्हम समिति हो गई, दामोदरन समिति हो गई, इन समितियों का उल्लेख भी, इन समितियों का संबंध भी किससे है? वो है बैंक से। 76वां क्वेश्चन है दोस्तों, अलास्का निम्न में से किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है अलास्का। 77 है, विश्व के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? घास स्थल, सवाना, पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय वन? तो देखो जैव विविधता का भंडार कहा जाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वनों को। जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वनों को। तो इसलिए जीवधारियों का घनत्व तो यहाँ पे सर्वाधिक होता है, और जीवधारियों के सर्वाधिक घनत्व होने के कारण इसीलिए उष्णकटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? जैव विविधता का भंडार भी कहा जाता है। 78 है, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। 78 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1952 को। 79 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है?
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। 79 का ए ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। 78 है, 79 हो गया। 80 है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भारत में जो सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति हुई थी वो हुई थी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है और 1897 में सर्वप्रथम यहाँ पे विद्युत आपूर्ति हुई थी दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है आपका कलकत्ता में। 81 का हो जाएगा सी ऑप्शन। महारानी विक्टोरिया की याद में यहाँ पे ये विक्टोरिया मेमोरियल स्थापित किया गया था। 1906 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 1921 में ये पब्लिक के लिए भी खोला गया था। तो विक्टोरिया मेमोरियल है आपका कलकत्ता में। 82 है, मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ है? तो मैडम तुसाद संग्रहालय है यहाँ पे ब्रिटेन में। 82 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। और ये मैडम तुसाद संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1835 में मेरी तुसाद द्वारा। और यहाँ पे क्या ये क्यों प्रसिद्ध है मैडम तुसाद संग्रहालय? तो यहाँ पे मोम की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मोम की मूर्तियों को यहाँ पे संग्रहित किया गया है इस मैडम तुसाद संग्रहालय में, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में सर्वोच्च गुरु पद है? तो वो है खलीफा का। पैगंबर के बाद खलीफा का पद सर्वोच्च माना जाता है इस्लाम में। 84 है, मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण किस एक्ट द्वारा दिया गया था? 84 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम 1909 था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार इसलिए है क्योंकि मार्ले यानी जॉन मार्ले उसमें भारत सचिव थे और मिंटो उस समय थे वायसराय। ठीक है, तो इस भारत परिषद अधिनियम 1909 का नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार है। और इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण भी दिया गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा 84 का सही आंसर। 85 है, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। 86 है, जून 2014 के पूर्व होने वाले लोकसभा का क्रम क्या था? तो 16वां लोकसभा था 2014 में, 16वां लोकसभा चुनाव, जबकि 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो कि प्रारंभ हुई थी स्कूलों के लिए, और इसको कब लागू किया गया था? तो लगभग 1987 में इसको शुरू किया गया था। 1987 और 88 के आसपास फिर इसको लागू भी किया गया था। तो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी स्कूलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, मुखर्जी आयोग संबंधित है? तो मुखर्जी आयोग का संबंध था यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु से, मुखर्जी आयोग का संबंध। 89 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 90 है, रूस की साम्यवादी क्रांति जो 1917 में हुई थी के जनक कौन थे? तो रूस की साम्यवादी क्रांति 1917 में जो हुई थी उसके जनक थे लेनिन। 91 है, कृषि आय पर कर नहीं लगता किंतु इसे कौन लगा सकता है? कृषि आय पर केवल राज्य सरकार कर लगा सकती है। बी ऑप्शन हो जाएगा 91 का राइट आंसर। 92 है दोस्तों, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यहाँ पे राज्य पूछा गया तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 93 है, हाल ही में 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उस समय का करंट है ये। तो ए और बी दोनों, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जबकि 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 94 है, स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो स्माइलिंग बुद्धा है आपका भारत का परमाणु परीक्षण, जो कि 18 मई 1974 को भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण जिसको माना जाता है। और इसका कोड नाम क्या था? कोड नेम था इसका स्माइलिंग बुद्धा। 95 है, प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद।
तो यहाँ पे देखो अनुच्छेद जो 73 है, सी ऑप्शन, वो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है, इसका विवरण उसमें मिलता है। 76 में राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है, यानी 76 महान्यायवादी के लिए है और 96 जो है वो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, प्रधानमंत्री के लिए कोई भी अनुच्छेद यहाँ पे नहीं है। 96 है बजट सामान्यतः पेश होता है। देखो बजट सत्र कब शुरू होता है, फरवरी और मई में, यानी बजट कब पेश होता है तो वो होता है फरवरी में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 97 है एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर आपका कहाँ है, वो है पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 98 है भारत का मानक समय जीएमटी से है। तो भारत का जो मानक समय वो है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 99 है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अब देखो यहाँ पे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु है गुजरात में सरक्रीक, और भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, और भारत का दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। तो चारों बिंदु मैंने बता दिए आपको भारत के। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस के रूप में। तो दोस्तों ये था पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर 2014 का। इसमें 100 क्वेश्चन थे तो 100 के 100 हमने सोल्व कर दिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी। और नेक्स्ट संडे को कौन सा पेपर सोल्व कराया जाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखो दोस्तों पेपर ये थोड़ा इजी लेवल का था, क्योंकि लगभग कितने साल पुराना पेपर है, 8-9 साल पुराना पेपर है। अब ऊपर से अब आयोग यानी यूकेटोलॉजीज का पेपर ले रहा है इस बार, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सिलेबस आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, और उत्तराखंड का लगभग कंप्लीट सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। हिंदी का भी कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। पॉलिटी हम पहले ही करा चुके हैं, और हिस्ट्री आदि हो रखी है, प्राचीन भारत। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई। इसका पीडीएफ या उत्तराखंड के ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।